हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। मैं आयुष्मान शर्मा, इंग्लिश फैकल्टी, एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर लेके। हम लोगों ने लास्ट टाइम CHSL का एक 2019 का पेपर सॉल्व किया था और आज हम उसी क्रम में एक दूसरा नया पेपर CHSL 2019 का ही सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। ये प्रीवियस ईयर पेपर है हमारा CHSL 2019 का। देखते हैं इसके अंदर पहला सेंटेंस क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम जो इसमें मेंशन है। और जो ईडियम इसके अंदर दे रखा है वो कौन सा है? जो ईडियम है वो दे रखा है इसके अंदर काउच पोटैटो। देखिए एक्चुअली इसका मीनिंग कहाँ से हम याद कर सकते हैं। काउच आपने देखा है, एक लंबा सा सोफा टाइप जो चेयर होती है इसको काउच कहते हैं। और पोटैटो मतलब जो बंदा चेयर पे लेटे लेटे हमेशा चिप्स खाता रहे पोटैटो के और टीवी देखता रहे, कोई काम ना करे, तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाएगा? ऐसे पर्सन को हम क्या कह सकते हैं? लेजी पर्सन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द काउच पोटैटो? काउच पोटैटो का मीनिंग आता है आपके पास में लेजी पर्सन। ठीक है, ओवरवेट नहीं होगा। ओवरवेट का मतलब जिसका वजन ज्यादा हो गया हो, ये इसका मीनिंग नहीं है। स्किनी मानी होता है बहुत पतला, ये इसका मीनिंग नहीं है। और हाइपर एक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाला, ये भी इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है। जिसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लेजी पर्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें वो कहता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अगेन फिर आपके पास में एक इडियम आ गया है और आपको इसका मीनिंग बताना है। और जो आपके पास में वर्ड है वो है ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन, डाइम किसे कहते हैं? पहले हम ये देखते हैं डाइम का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइम? जो 1/10 पार्ट होता है डॉलर का, डॉलर का 10वां हिस्सा जो होता है उसको डाइम बोला जाता है। या फिर आप किसको, पैसे को भी डाइम बोलते हो। ठीक है, तो या तो किसी भी डॉलर का 1/10वां हिस्सा 1/10, या पैसे को भी डाइम बोला जाता है। ए डाइम ए डजन मतलब किसी भी डॉलर का 1/10वां हिस्सा जो है वो 1 डजन के बराबर अगर आप मान रहे हो, यानी बहुत कॉमन चीज है। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर आता है आपके सामने वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेरी कॉमन। तो पहले वाले ईडियम का मतलब क्या था? लेजी पर्सन, और दूसरे वाले का वेरी कॉमन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। ओके, यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और आपको पता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करना होता है। ये भी जो आपका अंडरलाइन पार्ट होता है इसको आपको इंप्रूव करना होता है। और अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो इसका आंसर होता है नो इंप्रूवमेंट। तो इस हिसाब से अगर देखें, एज मच एज 100 चिल्ड्रन, 100 चिल्ड्रन, देखिए 100 चिल्ड्रन का मतलब 100 बच्चे, यानी ये बच्चे कैसे हैं? काउंटेबल। ये बच्चे कैसे हैं? काउंटेबल। और जो हमारे पास में काउंटेबल चीजें होती हैं उनके लिए मच का यूज एज अ डिटर्मिनर नहीं होता है। मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ में होता है और काउंटेबल के साथ में मैनी का यूज होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे एज मच एज, ये तो गलत हो गया। अगर ये गलत है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर तो इसका नहीं आ सकता। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक ये ना हो तब तक ना, एज लॉन्ग एज जहां तक की, ये इसका ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि एज लॉन्ग एज कंडीशंस बेस पे आता है। एज हाई हैज, ये भी नहीं आ सकता। एज मैनी एज मतलब जितने आ सकते थे उतने के उतने ही 100 बच्चे इकट्ठे हुए थे। गैदर्ड माने इकट्ठे हुए थे टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। किस लिए इकट्ठे हुए थे? इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके गाइस, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे आप यहाँ पे देखते हैं एज मच एज 100 चिल्ड्रंस, ये क्या है? सब्जेक्ट। गैदर्ड क्या है? वर्ब। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास में किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में इनकम्प्लीटनेस होती है, देन वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो? इन्फिनेटिव। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है 2+ वर्ब की बेस फॉर्म। 2+ वर्ब की बेस फॉर्म। मोस्ट ऑफ द टीचर से आप पढ़ोगे कि इन्फिनेटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या पढ़ाएंगे आपको? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब की बेस फॉर्म में बहुत डिफरेंस होता है। और इन्फिनेटिव का यूज हम आपको थोड़ा सा अगर
क्लियर करें तो बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो जाए लेकिन कॉन्टेक्स्ट अधूरा रह जाए तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट के रूप में या एडवर्ब रीजन के रूप में आप इन्फिनेटिव का यूज करते हो और वो आया भी है टू सेलिब्रेट। अगर आपके पास में इन्फिनेटिव आया है तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में, टू सेलिब्रेट व्हाट, इंडिपेंडेंस डे। आपको मालूम है अगर ये वर्ब की बेस फॉर्म है तो इसका ऑब्जेक्ट भी आएगा जो व्हाट या हुम का आंसर देगा और वो यहाँ पे आ भी गया है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो टू सेलिब्रेट क्या है, इन्फिनेटिव, और इंडिपेंडेंस डे क्या है, उसका ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव और उसके ऑब्जेक्ट मिलकर जो फ्रेज बनाते हैं ये इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाती है। ये मॉडिफायर फ्रेज होती है, ये आर्ग्यूमेंट्स की तरह काम करती है रीजंस को बताने के लिए। तो गलती क्या थी, गलती यही थी कि अगर आप 100 चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में काउंटेबल नाउन की वर्क कर रहे हैं और काउंटेबल के साथ में मच नहीं आ सकता है। इसका आंसर होगा एज मैनी एज, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है आपके सामने। इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर क्या फिल इन द ब्लैंक आ सकता है सो दैट इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए, वो आपको देखना है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, यानी हजारों सालों के लिए, ह्यूमंस हैव बीन, इंसान करता रहा है या कर चुका है। हैव बीन मतलब प्रेजेंट का आपको परफेक्ट मिल रहा है, यानी कम से कम 1000 सालों के लिए ये काम इंसान कर चुका है। डैश द अर्थ मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड। स्कार्स, ये वर्ड को आप गौर करें, स्कार्स का मतलब होता है कुछ चोट के निशान, खरोंच के निशान वगैरह देना। तो यहाँ पे अगर चोट के निशान, खरोंच के निशान की बात आ रही है तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग तो नहीं आ सकता। डिस्ट्रैक्टिंग माने होता है मार्ग को भटकाना या ध्यान को भटकाने वाला काम, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट से बनाए तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। रिमार्किंग माने पहचानना या उसकी कोई टिप्पणी करना, वो नहीं हो सकता। रीडेकोरेटिंग मतलब पुनर्सुसज्जित करना, सजाना। रीडेकोरेटिंग इज नॉट द राइट ऑप्शन। आई थिंक डैमेजिंग, क्योंकि देखो डैमेजिंग से ही यहाँ पे क्या निकल के आ रहा होगा, स्कार्स। तो ये आपको हिंट मिल रहा है यहाँ पे कि आपको ऑप्शन क्या आएगा, डैमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डैमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ओके, अगेन आपके पास में एक क्लोज टेस्ट आ गया है और क्लोज टेस्ट को आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है कि आपके सामने जो भी क्लोज टेस्ट है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग, एंड whenever you go on a first option then you have to follow the either backward reading और a forward reading। आपको या तो backward reading करनी है या फिर आपको forward reading करनी है, और इससे ही आपको हिंट मिल जाते हैं। क्लोज टेस्ट में एक्चुअली अंदर, इस क्लोज टेस्ट के अंदर ही हिडन मीनिंग्स होते हैं जो आपको फिलअप में क्या फिल होना चाहिए उसके हिंट्स दे देते हैं। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, वे देखते हैं, वी डू नॉट वांट टू कंडम द वर्ड। कंडम द वर्ड, कंडम का मीनिंग आप समझते हैं क्या होता है? कंडम का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना। तो हमें किसी भी शब्द की क्या नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, कंडम नहीं करना चाहिए। इट इज आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। इट इज आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार ये क्या होता है, एक माइटी इंस्ट्रूमेंट। माइटी माने होता है ताकतवर, ताकतवर, पावरफुल जैसे कह सकते हैं। तो शब्द की, कभी किसी भी शब्द की निंदा नहीं करना चाहिए। शब्द कैसे होते हैं, बहुत ताकतवर हथियार होते हैं। कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, वर्ड पावर। आप अपने शब्दों से किसी को इंप्रेस भी कर सकते हो और आपके शब्द किसी को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नेगेटिव इंपैक्ट भी दिलवा सकते हैं। तो आपके वर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो यूज पॉजिटिव वर्ड्स, बेटर वर्ड्स एंड सम मीनिंगफुल वर्ड्स सो दैट आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। तो यहाँ पे कहते हैं इट इज आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। ये अपने आप में क्या है, काफी ताकतवर हथियार है। इट इज मीन्स बाय विच, ये वो माध्यम है, ये वो जरिया है, बाय विच, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट का, बाय के बाद में यहाँ पे विच। हुज तो आएगा नहीं, हुज तो चूज करने के लिए आता है, जिसका, यहाँ पे वो तो नहीं आएगा। दैट रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज में आता है और नाउन क्लॉज को बनाने के लिए आता है, वो नहीं आने वाला। व्हाट जो होता है ये भी मेंशन करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे विच आएगा, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बाय विच वी टेल ईच अदर ऑफ अवर इमोशंस, जिसके जरिए हम हर एक इंसान को, एक दूसरे को अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस, और शब्द ही वो जरिया हैं जिनके जरिए हम इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपकी पर्सनैलिटी आपके वर्ड से बनती है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स कैन डू डैश गुड
देखो गुड, ध्यान देना, गुड अपने आप में क्या है, गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव्स बेसिकली अनकाउंटेबल नेचर जाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द क्या करते हैं, अनेक बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो अनेक के लिए अगर आप देखें न्यूमरेबल, ये काउंटेबल में आएगा, जबकि गुड यहाँ लिखा है तो इसका मतलब जो मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब शब्दों के अंदर इतनी अच्छाई होती है जिसकी तुलना नहीं की, जिसको नापा नहीं जा सकता। और इस सेंस में अगर आप देखें तो ना तो न्यूमरेबल जाएगा ना काउंटेबल जाएगा, माइजरेबल, माइजरेबल नहीं होगा, है ना, दयनीय थोड़ी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, इमेजरेबल। इमेजरेबल का मीनिंग क्या होता है, देखिए इमेजरेबल मतलब इतना ज्यादा अच्छा जिसको नापा भी नहीं जा सकता। तो शब्द इतना अच्छा कर सकते हैं बट ऑल्सो कॉज टेरेबल इंजरीज। तो ना ये केवल इतनी अच्छाई कर सकते हैं बल्कि ये किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। देखो आपके शब्द किसी के लिए चुभने का, उसके दिल में चुभने का काम भी कर सकते हैं। तो आपके शब्द किसी को चुभ भी सकते हैं और आपके शब्द किसी को अच्छे भी लग सकते हैं। आगे देखते हैं, इट इज ट्रू, ये बात तो सच है, दैट एट फर्स्ट देयर वाज द डीड, कि सबसे पहले आपके पास में क्या आए थे, कर्म आए थे। डीड माने होता है अच्छे कर्म, तो डीड माने क्या होता है, कर्म, जो आप कार्य कर रहे हो। तो सबसे पहले आपके कर्म आए थे, द वर्ड केम लेटर, लेकिन शब्द बाद में आए थे। तो मतलब पहले आप इंसान को अपने कर्मों से प्रभावित कर सकते थे, लेकिन आजकल आप बोल के भी कर सकते हो, स्पीकिंग से भी कर सकते हो। इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट अ कल्चरल प्रोग्रेस, इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट मतलब कई मायनों में इसको आप सांस्कृतिक तरक्की, वृद्धि के रूप में देख सकते हो। When the deed became word, जब आपके शब्द ही आपके कर्म के रूप में पहचाने जाने लगे। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना है कि जब से ऐसा हुआ था, तो पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए हाउएवर तो आएगा नहीं, ठीक है, क्विकली नहीं आएगा, ये तो एडवर्ब लग रहा है, सॉरी विच नहीं आएगा, क्या आ सकता है, सच नहीं आएगा, सच डिटर्मिनर है। यहाँ पे क्या आएगा, when, तो यहाँ पे आएगा इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट अ कल्चर प्रोग्रेस when the deeds became word, but the word was, लेकिन शब्द अपने आप में वास्तविकता में अगर आप ओरिजिनली देखो तो वो क्या थे, स्पेल, स्पेल माने होता है मंत्र वगैरह जो आप जाप करते हो। तो शब्दों को पहले एक मंत्र के रूप में या आपके विचारों के रूप में भी देखा जा सकता था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आता है, ओरिजिनली, लास्टली, फर्स्टली या क्विकली। क्विकली तो होगा नहीं, एडवर्ब नहीं होगा, लास्टली नहीं होगा, फर्स्टली नहीं होगा। देखो वर्ड को कभी आप कैसे कह सकते हो कि फर्स्टली या लास्टली, आप कह सकते हो ओरिजिनली, मतलब अगर अपने मूल रूप में देखा जाए तो शब्द एक स्पेल थे, अ मैजिकल एक्ट, जो एक जादू की तरह काम करते थे, एंड इट हैज बीन मच ऑफ इट्स पावर, और ये बहुत सारी अपनी ताकत अपने अंदर लेके रख चुके हैं आज तक। यानी शब्दों में अब वो ताकत आ चुकी है कि आप इंसान को उससे प्रभावित कर सकते हो। अब देखिए ये इट क्या है, ये डमी प्रोनाउन है और हमें पता है डमी प्रोनाउन आर ऑफ टू टाइप्स, इट एंड देयर। इट के साथ सिंगुलर एग्रीमेंट होता है और देयर के साथ प्लुरल। तो अगर इट के साथ सिंगुलर एग्रीमेंट होता है तो यहाँ पे विल रिटेन तो होगा नहीं, विल रिटेन तो वैसे नहीं, क्योंकि विल के साथ तो आपकी बेस फॉर्म आती है। अगेन मैं आपको बता दूं, मॉडल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, बेस फॉर्म आती है। तो अगर आप यहाँ पे विल लिखे हो तो विल के साथ में क्या आना चाहिए था, रिटेन। रिटेन्ड तो नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो गया। रिटेन्ड क्यों आएगा, ये नहीं आ सकता। इट है तो हैव आएगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज रिटेन्ड। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आता है। तो इस पूरे क्लोज टेस्ट को हम दोबारा देख लेते हैं। वी डू नॉट वांट टू कंडेम द वर्ड, इट इज आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। हमें कभी भी शब्दों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये एक ताकतवर हथियार है अपने आप को शो करने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी से दूसरे को प्रभावित करने के लिए। इट इज द मीन्स बाय विच वी टेल ईच अदर अवर इमोशंस। यही वो साधन है, यही माध्यम है जिसके जरिए हम एक दूसरे को अपने भावनाओं के बारे में बता सकते हैं। द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर, वर्ड कैन डू इन्यूमरेबल, ठीक है, इनमेजरेबल। शब्द क्या कर सकते हैं, असीमित, ना नापने वाले अच्छाइयां इनके अंदर होती हैं। बट इट ऑल्सो कॉल्ड टेरेबल इंजरीज, लेकिन बहुत सारे जोखिम या मतलब दर्द भी दे सकते हैं इंसान को, दर्द इंसान को हर्ट भी कर सकते हैं। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट एट फर्स्ट देयर वाज द डीड। ये हकीकत है कि पहले सबसे पहले अहमियत कर्मों की होती थी और बाद में शब्दों की। लेकिन क्या हो गया है, आजकल शब्दों को ही कर्म के रूप में जाना जाने लगा है और इसे हमारी सांस्कृतिक वृद्धि के रूप में देखा जाता है कि आपके शब्द अब कैसे हैं और ये आपसे कितना प्रभावित कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट, कई मायने में ये एक क्या है, कल्चरल प्रोग्रेस, यानी हमारी सांस्कृतिक
तरक्की वृद्धि है व्हेन द डीड बिकेम वर्ड, कि जब हमारे जो कर्म थे वो शब्द बन चुके थे, बट द वर्ड वॉज डैश ए स्पेल, लेकिन वास्तविकता में ओरिजिनली में अगर देखें तो वर्ड क्या था, एक मंत्र के रूप में, बोली के रूप में आता था, जो हम बोलते थे, जो मैजिकल एक्ट था, एंड इट हैज़ रिटेन्ड, और इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, मैजिकल पावर होती है, अपने आप में एक पावर रखता है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट है जो हमने देखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो इसके आंसर्स हम लगाए थे, फिफ्थ का था ए इमर्सिबल, इसका था सच वैन ओरिजिनली हैज़ रिटेन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, गिवन बिलो 4 सेंटेंसेस जंबल पैटर्न। इसके अंदर क्या है, ये पैराजंबल है, और पैराजंबल्स को सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे चूज़ करना है कि सबसे ज़्यादा चांसेस कौन से ऑप्शन से आने के हैं। तो यहाँ पे आप देखें चारों ऑप्शन डी से ही आ रहे हैं, तो आपको डी ही चूज़ करना पड़ेगा। देखिए, जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, जॉनी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। अब जहाँ से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें इंट्रोड्यूस हुई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन साथ में चलनी चाहिए। उसके बाद में लिखा है car accident, he sent his damaged car to the garage for repair, he decided to travel to office by metro train, at the metro station he noticed a homeless man। ओके, तो आप इसको स्टार्ट करो कहाँ से, डी से, और डी से स्टार्ट करने पे आप देखो कि आपके पास में क्या आ रहा है कि जॉनी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसने अपनी डैमेज्ड कार को गैरेज में रिपेयर होने के लिए भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद में उसने तय किया था कि अब वो मेट्रो से चला जाएगा, और मेट्रो स्टेशन पे उसको कौन मिला था, एक होमलेस मैन, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास में घर ही नहीं था। तो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, डी से। उसके बाद में इस कार एक्सीडेंट से रिलेटेड बात क्या आती है कि उसने अपनी डैमेज कार को रिपेयर करने के लिए गैरेज में भेज दिया था। उसके बाद में क्या बात आती है कि उसने डिसाइड किया था कि वो मेट्रो ट्रेन से जाएगा, एंड द लास्ट उसने कहा था कि मेट्रो स्टेशन पे उसने एक होमलेस मैन को देखा। तो ऑप्शन बनता है डी से सी से बी, बी से ए, यानी डी सी बी ए, डी सी बी ए इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, डी सी बी ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसके अंदर आपको सिनोनिम बताना है, यानी सेम वर्ड बताना है किसका, इंसाइडियस का। इंसाइडियस माने कौन होता है, इंसाइडियस माने होता है कोई भी धूर्त कपटी इंसान। क्या बोलते हैं, कोई भी जो धूर्त होता है ना उसको, या कपटी इंसान को बोलते हैं इंसाइडियस, यानी जो बहुत ज़्यादा छल करता है, कपटी इंसान। और सिंसियर माने क्या होता है, बहुत गंभीर, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। कैलुअस, कैलुअस माने कौन होता है, बहुत ज़्यादा बेरुखा इंसान, रूड जिसको कह सकते हो आप, ये इसका सिनोनिम नहीं है। बेनोवेलेंट माने तो बहुत ज़्यादा परोपकारी है ना, तो बेनोवेलेंट इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। क्राफ्टी माने होता है कपटी या धूर्त, यानी इनसाइडर्स का सिनोनिम क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्राफ्टी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ओके, ये इनडायरेक्ट नरेशन है और आपको यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो आपको मालूम है ये आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ विष्णु लिखा है यानी ये थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। तो विष्णु सेड दैट ही वाज गोइंग टू द थिएटर दैट, अच्छा जिसको किस में करेंगे, दैट में, तो दैट इवनिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, विष्णु सेड दैट आई एम, देखो आई एम तो नहीं आ सकता, यानी ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। विष्णु सेड दैट ही वुड, वुड क्यों आ रहा है, वुड नहीं आएगा, नहीं हो सकता। विष्णु सेड दैट ही वाज गोइंग टू थिएटर दिस इवनिंग, देखो यहाँ तक सही चल रहा था लेकिन यहाँ लास्ट में क्या आ गया, दिस, जबकि जिसका क्या कन्वर्ट होना चाहिए, दैट। तो आपको देखें, विष्णु सेड दैट ही वाज गोइंग टू द थिएटर दैट डे, यानी इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है आपसे। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसके अंदर इसकी पैसिव फॉर्म बतानी है। आपको पता है पैसिव के अंदर आपको क्या करना होता है, मेन वर्ब को यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में शिफ्ट करना है। तो वहां पे अगर आप देखो द मैकेनिक, यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द मैकेनिक, और मेन वर्ब कौन सी है, रिपेयर्ड। तो इसको ही आप जब कन्वर्ट करोगे माई बाइक क्या, अच्छा रिपेयर्ड व्हाट या होम, आपको पता है मेन वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई इसका ऑब्जेक्ट देता है। तो रिपेयर्ड व्हाट, क्या रिपेयर की थी, मेरी बाइक, तो माई बाइक क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये क्या है सब्जेक्ट। तो इसको ही आप इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके आओगे, तो ये बनेगा
माई बाइक। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज ही आने वाला है, वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, MECHANIC। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कौन सा ऑप्शन आपका सही बनता है, द बाइक वॉज बींग रिपेयर्ड, बींग रिपेयर्ड नहीं आएगा, ये कॉन्टिन्यूस में आना चाहिए था, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। माई बाइक हैज़ बीन रिपेयर्ड नहीं हो सकता, द बाइक इज रिपेयर्ड, हैज़ रिपेयर्ड। आप इसको प्रेजेंट में लेके क्यों जा रहे हो? देयर इज नो चेंज इन अ टेंस इन अ पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइसेस, देयर इज अ चेंज इन अ टेंस इन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो इसका बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माई बाइक वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, यही हमने बनाया भी था, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक लंबे वर्ड के लिए सिंगल वर्ड, आपको एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस के लिए एक सिंगल वर्ड में उसको रिप्लेस करना है। स्टील और मिसएप्रोप्रिएशन मनी, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हेरा फेरी करना, ठीक है। तो मैनिपुलेट का मतलब होता है हेरा फेरी करना। और अगर आप गौर से देखें तो हेरा फेरी करने में क्या होता है कि आपने इधर का पैसा उधर, उसका पैसा इधर, इसका इधर, ऐसे करा है, लेकिन चोरी नहीं करा है। लेकिन ध्यान दें यहाँ क्या लिखा है, स्टील। तो हो सकता है आपको इसका आंसर मैनिपुलेट भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पे मिसएप्रोप्रिएशन मनी लिखा है, और मिसएप्रोप्रिएशन का मतलब भी क्या होता है, हेरा फेरी करना, लेकिन उसने पहले स्टील भी लिख दिया है, प्लीज ध्यान देना, केवल मिसएप्रोप्रिएशन नहीं लिखा है। तो इस हिसाब से मैनिपुलेट तो नहीं हो सकता, हेरा फेरी करना। ओवरचार्ज मतलब होता है ज्यादा दाम लेना किसी चीज के, जितना उसका एक्चुअल दाम है उससे ज्यादा लेना, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। रेड माने होता है छापा मारना, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, एम्बेजल माने होता है गबन करना, पैसा किसी का दबा के बैठ जाना, गबन करने को कहते हैं, तो गबन को कहते हैं एम्बेजल। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इसका एंटोनिम बताना है, ओके। और आपके सामने वर्ड कौन सा है, डिसइल्यूजन्ड। तो डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन समझते हैं, इल्यूजन का मतलब होता है जो एक भ्रम में है, मोह माया में है, और डिस लगा के आपने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव, मतलब जिसका मोह माया भंग हो गई हो, जो एक तरीके से सारी दुनिया से मोह खो बैठा हो, सन्यासी टाइप का। तो डिसइल्यूजन का मतलब हो जाता है जिसका मोह भंग हो चुका हो दुनिया से, उसे कोई अब वास्ता ज़्यादा ना रहता हो। अच्छा, सार्ड और एम्बिटर्ड, अगर आप गौर से देखें तो सार माने होता है खट्टा, और बिटर माने भी क्या होता है, खट्टा। तो सार और बिटर माने होता है खट्टा, और वो दोनों ही इसका आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि सार्ड और बिटर्ड ये दोनों एडजेक्टिव की तरह काम करने वाले पास्ट पार्टिसिपल हैं, और इनका मतलब है बहुत ज़्यादा खटास से भरा हुआ, जबकि डिसइल्यूजन का मतलब है जो बिल्कुल मोह माया खो बैठा हो, और आपको इसका उल्टा बताना है, तो ये तो नहीं हो सकता, खटास से भरा हुआ, ठीक है। अच्छा, डिसअपॉइंटेड माने होता है हताश, तो ये तो शायद इसका सिनोनिम लग रहा है, और आपको बताना क्या है एंटोनिम, तो वो कौन होगा, एंथुजियास्टिक माने होता है जोश से, उमंग से भरा हुआ, ये होता है जोश और उमंग को खो बैठा, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका सही आंसर क्या है, एंथुजियास्टिक। क्वेश्चन नंबर 16, टिमिड माने होता है डरपोक, कायर, और इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम। तो अगर आप इसके एंटोनिम में जाते हो तो इसका सिंसियर तो नहीं हो सकता, सिंसियर माने गंभीर होता है। पंक्चुअल नहीं हो सकता, पंक्चुअल माने अपने काम को सही समय पे बिल्कुल करने वाला। अगर आप देखें ड्यूबियस माने होता है जो संदिग्ध हो, जिसपे शक हो, ठीक है। तो टिमिड का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ओके। फिर यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, और आपको पता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करना होता है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इंप्रूव करना होता है, और अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर आ जाता है। यहाँ लिखा है एज मच एज यू बिहेव लाइक दिस, ओके, मतलब जितना ज़्यादा तुम इसके, एज मच एज का मतलब जितना ज़्यादा तुम इस तरीके से बर्ताव करोगे, द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड, तो वो जो फैसला है किसका, मैनेजमेंट का, तुम्हारे खिलाफ, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो
इसका मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन की बात हो रही है कि जिस सूरत हाल में तुम ऐसा करोगे। तो अगर आप किसी कंडीशन की बात करते हो तो वहाँ पे एज मच एज तो नहीं आ सकता है, वहाँ आता है एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक मैनेजमेंट का फैसला तुम्हारे लिए नहीं बदलने वाला है। तो अगर आप इस सेंस की बात कर रहे हो जो एडवर्ब टाइम में लेके जाए आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आता है, आपका आंसर आता है नो इम्प्रूवमेंट, जिसका आंसर नहीं आ सकता। एज मच टू, ये कुछ होता ही नहीं है एज मच टू, एज लॉन्ग एज, सॉरी एज लॉन्ग एज और एज लॉन्ग टू, अगर आप देखें इसके अंदर तो एज लॉन्ग टू भी कुछ नहीं होता, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एज लॉन्ग एज। मतलब जब तक तुम अपना ये बिहेवियर चेंज नहीं करोगे या इस तरीके से बिहेव करोगे, मैनेजमेंट का फैसला नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और ये कहता है आपको मिस स्पेल्ड। अच्छा, जो इसमें गलत स्पेलिंग वाला वर्ड है वो आपको बताना है। फिक्सेशन, फिक्सेशन सही है, और फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरता लेके आना। क्या लेके आना? स्थिरता। अगर आप फिक्सेशन की बात करते हो तो उसका मतलब होता है स्थिरता, स्टेबिलिटी जिसे कह सकते हो आप वो। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस माने होता है परिणाम, दुष्परिणाम जो निकल के आने वाले हैं, तो ये भी स्पेलिंग सही है। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन माने होता है संगीतकार, वो भी सही है। लेकिन प्रोविडेंस, इसे आप गौर से देखें, ये स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन सी ये आपका आंसर होने वाला है, ये स्पेलिंग गलत दे रखी है, क्योंकि प्रोविडेंस की सही स्पेलिंग क्या होती है? PROVIDENCE। ध्यान देना, यहाँ ए नहीं आता है, ए की जगह ई आता है। और प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंस का मतलब आप ले सकते हो परमात्मा, एक तरीके से परमात्मा हो गया, या भाग्य हो गया आपका ना, ये सब प्रोविडेंस इसके मीनिंग होता है। तो राइट ऑप्शन इज द सी, यही स्पेलिंग गलत है क्वेश्चन नंबर 18 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहे हैं कि एरर डिटेक्शन, अब आपके सामने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया है, और वो कहते हैं अवर 21st सेंचुरी सोसाइटी। ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ तक। एक्सपेक्ट्स मतलब हमारी 21वीं शताब्दी का जो समाज है वो उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करता है या एक्सपेक्ट करता है? एक्सपेक्ट्स व्हाट? ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट मान होता है आवश्यक, जितनी ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत की जानकारी है, टू सिंपली बी हैंडलिंग टू अस। तो वो ये चाहता है कि हैंडलिंग टू अस मतलब वो सारी जानकारी उनको पता लग जानी चाहिए, उनके पास पहुंच जानी चाहिए, उन्हें उसका फैसला लेने का हक है, उन्हें फैसला लेना चाहिए। तो 21वीं शताब्दी की जो सोसाइटी वो ये कहती है कि सारी चीज़ों के बारे में हमें हिस्सा होना चाहिए सरकार के साथ या सिस्टम के साथ में, और सारी जानकारी हम तक पहुँच जानी चाहिए। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो टू सिंपली बी, ये आपका इन्फिनेटिव है, और आपने टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के बीच में एडवर्ब को यूज़ किया है। जब कभी भी आप इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, इसके बीच में एक एडवर्ब को यूज़ करते हो, तो ये आपका क्या कहलाता है? स्प्लिट इन्फिनेटिव। और स्प्लिट इन्फिनेटिव आ भी सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, यानी स्प्लिट इन्फिनेटिव यहाँ पे आपका सही है। तो टू सिंपली तो आपका सही है, टू सिंपली बी हैंडिंग टू अस। अगर आप देखो यहाँ पे आपको बी की फॉर्म दिख रही है, और अगर उनके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कोई और ही देगा, खुद तो अपने आप जाएगी नहीं, यानी यहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर बनना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे ये गलती है कि हैंडिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैंडिंग की जगह आना चाहिए था हैंडेड टू अस, मतलब उनके हाथ में, उनके पास वो जानकारी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हैंडिंग की जगह क्या आएगा? हैंडेड टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। ओके, तो यहाँ पे अगेन फिर आपको वही करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन माने होता है किसी चीज़ को मिला के एक पूरे संपूर्ण रूप में लेके आना। तो अगर आप किसी बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक संपूर्ण रूप में लेके आते हो तो उसे क्या बोला जाता है? क्रिएट माने होता है कोई नई चीज़ पैदा करना, वजूद में लेके आना, ये जोड़ के मिलाना, एक करना नहीं होता। तो इसका आंसर क्रिएट तो नहीं हो सकता, क्रिएट इज नॉट द राइट ऑप्शन। ये क्या लिखा है? सेटर, स्कैटर। स्कैटर माने होता है फैला देना, तितर बितर कर देना।
आप मिलाने की बात कर रहे हो तो स्कैटर तो नहीं हो सकता। डिसजॉइन भी सेम होता है, चीज़ों को तोड़ के अलग अलग कर देना, क्योंकि जॉइन में आपने नेगेटिव लगाया है, जिसका मतलब आप जो भी जॉइन था उसको तोड़ रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना, यानी जोड़ के एक साथ रखना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज दी ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल वर्ड, यानी यहाँ पे आपको गलत जो आपके सामने स्पेल हो रहा है वर्ड, स्पेलिंग जिसकी गलत है वो लिखनी है। मिमिक, मिमिक माने होता है किसी की मजाक बनाना, हंसी बनाना, कॉपी करना किसी को, मिमिक्री से ही बनाइए मिमिक, ये सही है, ये स्पेलिंग कोई गलत नहीं है। रेस्पेक्टफुल, आप गौर से देखें ये स्पेलिंग गलत है, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। रेस्पेक्टफुल की स्पेलिंग क्या होती है? रेस्पेक्ट, FUL, सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता है, और यहाँ पे डबल एल दे रखा था, यही इसके अंदर प्यारे बच्चों गलती है। तो आप देखो यहाँ पे सिंगल एल आना चाहिए था, डबल एल नहीं, दैट्स दी एरर। तो आपका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज दी राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, और ये आपसे कह रहा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी बर्ताव में बदलाव करने की जो एक पद्धति है, एक जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो आर ऑफन यूज्ड। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा है कि अक्सर इस टेक्निक का यूज किया जाता है। देखो पैसिव वॉइस है, बी प्लस की थर्ड फॉर्म, यानी खुद यूज नहीं होती है, कोई ना कोई करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बदलाव में जो परिवर्तन करने की जो टेक्निक्स हैं, इनको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ दी डॉग्स, यानी कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आप देखें यहाँ पे टू लगा हुआ है, और यही गलत है, ये टू नहीं आ सकता, यहाँ क्या आना चाहिए था? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। तो अगर इसके हिसाब से चले हैं तो आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ पे टू की जगह क्या आएगा? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 का बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अगेन आपके पास में पैराजंबल आ गया है, और पैराजंबल में आपको क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द ऑप्शंस एंड चूज द ऑप्शन विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस टू बिकम पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर इसके हिसाब से जाएं तो A ओके 75% चांसेस, आप गौर से देखें 75% चांसेस आपके पास में ए आंसर से आने के हो रहे हैं, यानी आपको ऑब्वियसली ए पे ही जाना पड़ेगा। तो अगर हम ए पे जाएं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ए बॉय टेंडेड हिज मास्टर डॉग नियर ए पॉन्ड। एक बॉय जो था वो अपने मास्टर के डॉग को तालाब के पॉन्ड के आसपास क्या करना चाह रहा था? टेंडेड कर रहा था। However, he realized that the way he talked to them, ये टॉक की बात नहीं आ सकती। अभी यहाँ पे आपने एक बॉय की बात करी है और मास्टर्स डॉग की बात करी है और पॉन्ड की बात करी है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो आप देखो, ऑल ही कुड टू किल द बोर्डम वाज टॉकिंग टू द डॉग सो ही फाउंड द ट्रेंडिंग एंड इस, देखो यहाँ टेंडिंग की बात आई है, टेंडेड की बात आई है और टेंडिंग यहाँ पे आ गया है, यानी ए के बाद में क्या आना चाहिए? सी। आपको लिंक मिला, आपने पेयरिंग करी ए के साथ सी की, और बाद में आपने देखा कि however he realized that the way he talked all he could do kill the boredom was killing to the dogs। वो सिर्फ क्या करना चाहता? अपने बोर को, अपने जो पकाऊपन था उसको खत्म करने के लिए कुत्तों से बात करना चाह रहा था। हालांकि उसने एक बात एहसास करी थी कि ये जो बात करने का तरीका ना, इससे उसे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपने देखा however क्या है? कंक्लूडिंग वर्ड है, ये वैसे भी लास्ट में जाना चाहिए था। मैंने पैराजंबल्स के अंदर आपको सिखाया था कि कंक्लूडिंग वर्ड्स कहाँ पे आते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कौन से होते हैं, पेयरिंग कैसे बनती है, ऑप्शंस को कैसे चूज करते हैं, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दी पैराजंबल्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इस हिसाब से चलें तो आप सबसे पहले किस पे आए? ए से, ए के बाद आप सी पे, सी के बाद में डी पे और फिर बी पे, यानी ACDB। व्हाट इज द राइट आंसर? ACDB। ACDB इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है, सेम बताना है। प्यारे बच्चों, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती, यानी इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, इसको बोलते हैं ना इंडस्ट्रियस, मेहनती। डिलीजेंट जो कड़ा परिश्रम करता हो, मेहनती इंसान। तो इस हिसाब से अगर आप चलो तो यहाँ पे इनअटेंटिव तो नहीं आना चाहिए। इनअटेंटिव का मतलब जो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा हो, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। अनटायरिंग, वियरी, वियरी माने होता है बहुत ज्यादा थका हुआ, तो
तो वेरी नहीं होगा, क्योंकि वेरी तो इसका एंटोनिम नजर आ रहा है, आपको बताना है सिनोनिम। लेथार्जिक, लेथार्जिक माने होता है आलसी, यानी लेथार्जिक भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम तो नहीं हो सकता। अनटायरिंग का मतलब जो थके ही ना, जो हर समय मेहनत करने के लिए तैयार रहे, कैसा हो, मेहनती हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आएगा आपके पास में, अनटायरिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक है, आपको इसमें राइट ऑप्शन चूज करना है सो दैट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपका आ जाए। तो वो कहता है देयर शुड बी डैश पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। अच्छा, नियम तोड़ने वालों के लिए क्या होना चाहिए, डैश पनिशमेंट, किसी प्रकार की एक सजा की बात हो रही है। तो देखो मच तो नहीं आएगा, मच जो होता है वो क्वांटिटी को बताने की या फिर उसकी एक तीव्रता को बताने के लिए आता है, टू का यूज नहीं हो सकता। मैनी तो काउंटेबल के साथ में आता है, वैसे नहीं आ सकता। सीवियर, सीवियर पनिशमेंट का मतलब होता है कड़ी सख्त सजा, सीवियर पनिशमेंट। अगर आप देखें तो सीवियर पनिशमेंट का मतलब होता है सख्त या कड़ी सजा। तो यहां पे इस हिसाब से देयर शुड बी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, सीवियर पनिशमेंट फॉर द रूल ब्रेकर्स। रूल ब्रेकर्स के लिए सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए। तो गाइज ये हमने सॉल्यूशन देखा प्रीवियस ईयर CHSL 2019 के सेट का। इसी तरीके से हम आगे सेट्स को डिस्कस करते रहेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहेंगे। बाकी आपको अगर कुछ नई चीज़ सीखनी हो या किसी में कोई डाउट हो या कुछ और आपको अपने बारे में कुछ बताना हो कि आपको ये पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो रिव्यूज़ हैं वो लिख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो भी पढ़ा वो क्या था। ठीक है, तो अगर आप चलें यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हुए चले, तो इसमें पहला वाला जो था काउच पोटैटो, वो आपने देखा था क्या आंसर था, लेजी पर्सन। सेकंड हमने देखा था अ डाइम अ डजन, यानी वेरी कॉमन। एज मच एज की जगह क्या होना चाहिए था, एज मैनी एज, क्योंकि चिल्ड्रन जो है 100 चिल्ड्रन जो है वो काउंटेबल है इसलिए। फोर्थ में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डैमेजिंग, क्योंकि स्कार के हिसाब से डैमेजिंग सही था। फिफ्थ से नाइन्थ अगर हम देखें तो ये हमने ऑप्शंस आपके सामने लिख रखे थे, ये आपने क्लोज सेट देख लिया था। 10th में पैराजम्बल था, पैराजम्बल को कैसे सॉल्व करा था हमने कि पहले कार एक्सीडेंट की बात, फिर डैमेज कार को गैराज भेजने की बात, फिर मेट्रो से जाने की बात और मेट्रो स्टेशन पे किसी होमलेस पर्सन की मिलने की बात, यानी सबको मिला के DCB आंसर आया था। इनसाइडियस माने कपटी होता है, इसका सही आंसर क्राफ्टी था। इसके हिसाब से देखें तो ही वॉज गोइंग, यानी डी आंसर आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ, मैकेनिक रिपेयर माई बाइक वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, यानी डी इज द राइट आंसर। स्टील और मिसअप्रोप्रिएट मनी, यहाँ स्टील की वजह से इसका आंसर क्या था, एम्बेजल। ठीक है, डिसइल्यूजन माने जो मोह माया से त्याग छोड़ बैठा हो, तो इसका उल्टा क्या था, एंथुसियास्टिक यानी एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं टिमिड, टिमिड माने क्या होता है, डरपोक, कायर, और इसका एंटोनिम क्या था, बोल्ड, यानी ऑप्शन ए। 17 अगर हम देखें, सो मच एज, सो मच एज नहीं आ सकता है, यहाँ पे आएगा एज लॉन्ग एज यू बिहेव लाइक दिस, जब तक कि तुम इस तरीके से ही बर्ताव करते रहोगे, कमेटी का डिसीजन, मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं चेंज होगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट 18 में जाते हैं, रॉन्गली स्पेल वर्ड देखना था, तो रॉन्गली स्पेल कौन सा था, प्रोविडेंस, यहाँ DA लिखा है जबकि DE आना चाहिए था, ये आपके सामने लिखा हुआ है वो। 20 में देखते हैं, कंबाइन करके पूरा एक फॉर्म को बनाने के लिए इंटीग्रेट बोलते हैं, यानी ए इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़े अगर, तो आपके सामने आ रहा है कि आपको इसमें गलत बताना था, तो रेस्पेक्टफुल में सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता है, वो सही है। एस्टीम माने क्या होता है, आदर सम्मान, रेस्पेक्टफुल माने सम्मान से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भी आप देखो एडिटेशन का क्वेश्चन था और यहाँ पे 2 की जगह क्या आना चाहिए था, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 23 पैराजम्बल था, यहाँ पे कौन सी बात हुई थी, एक लड़के की, उसके बाद में उसने डॉग से ट्रेनिंग करने की बात करी थी, वो केवल उनसे बात करना चाहता था ताकि अपने बोर्डम को किल कर सके, लेकिन उसने पाया कि ऐसे करके भी उसका बोर्डम खत्म नहीं हो रहा है, यानी AC और उसके बाद में DB, राइट इज आंसर आपका यही आया था। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, डिलीजेंट, डिलीजेंट माने मेहनती, मेहनती माने क्या था, अनटायरिंग, और इसका सिनोनिम क्या हो गया था, किसका, डिलीजेंट का, अनटायरिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर शुड बी डैश सीवियर पनिशमेंट, क्वेश्चन नंबर 25 का। इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन जो आपके डिस्कस करे। नेक्स्ट आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।